हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा है सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक फिर से नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक है प्रबोधन या ज्ञानोदय का युग। जो धर्म से हटके ज्ञान का जो उदय हुआ वो किस हद तक हुआ और वो उदय किस प्रकार की उदय हुई होगी, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, समय गंवाए बिना हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ यार मुझे सब्सक्राइब कर दो, ताकि दो एक पैसे मेरे पास भी आ सके जीवन में, मैं भी आगे बढ़ सकूं। ठीक है, हटाओ। वैज्ञानिक आविष्कारों और अनुसंधानों के कारण न केवल विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि धर्म, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था आदि अनेक मानवीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय हुआ। समझ रहे हैं ना, हर जगह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बन गया। सभी की सोच हर चीज को विज्ञान की तराजू में तौल के नाप के अब देखा जाने लगा। चाहे अर्थव्यवस्था हो, राजनीतिक हो, धर्म हो, हर एक जगह अब विज्ञान ने अपनी जगह बना ली। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर विकसित दार्शनिक या वैचारिक क्रांति को प्रबोधन कहते हैं। यदि कोई पूछ दे या सडनली कोई पूछे कि प्रबोधन क्या है, तो भैया जो पट्टी पढ़ा दी जाती थी पहले, उस पट्टी का एनालिसिस करना ही प्रबोधन है। यदि कोई कह देता था कि यहाँ पे पानी डालो तो ये होगा, तो नहीं, तो विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा, अरे यहाँ पानी डालने से तो कुछ नहीं होने वाला है, ओ तो ये मैटर है। तो प्रबोधन जो है उसे बताता है कि भैया ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। समझ में आ रहा है। हाँ, 17वीं से 18वीं शताब्दी तक बौद्धिक क्रांति का युग माना जाता है। यूँ तो अनेक दर्शकों ने प्रबोधन के दर्शन में अपना योगदान दिया, किंतु ये जो 3 नाम जो मैं आज लूँगा, ये बोले तो एकदम झकास काम किया, मस्ती वाला, मूड खुश करने वाला काम किया। पहला नाम था रेने और दूसरा था देकार्त, तीसरा जॉन लॉक और वोल्टेयर। ये इन्होंने बहुत किया। अच्छा, एक एरिया में छोटे 2 सेकंड लेके टाइम आपसे दी देकार्त के बारे में बात करूं तो थोड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा था ये। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको भी होनी चाहिए। ये शायद जन्म लिए थे 1596 में और ऊपर के रास्ता यानी स्वर्ग चले गए थे ये 1650 ईस्वी में। ये गणित का अग्रदूत होने के साथ साथ वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्रणाली विज्ञान, मैथोलॉजी पर मनन करने और लिखने वाला पहला व्यक्ति था। मतलब कि हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता था। ये मैथोलॉजिकल नॉलेज को करने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला और उसके बारे में लोगों को बताने वाला पहला व्यक्ति था। डिस्कोर्स ऑन मैथड नामक इसकी जो पुस्तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के उदय में जो है लैंडमार्क का काम किया। यह पुस्तक निरपेक्ष तर्क का प्रबल समर्थन करता है। देकार्त विवेक और तर्क के द्वारा किसी को भी चुनौती दे सकता था। यदि वो हर चीज पे अपना, कहते हैं ना उसको, दिमाग लगाना, और लोगों से पूछ देता था भैया दिखाओ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा मानता हूँ, कैसे नहीं होगा, तो वो अपनी तर्किक शक्ति लगा के किसी को भी चैलेंज कर सकता था। किसी को क्या, भले ही चाहे वो अरस्तु हो या बाइबल की तरह आदरणीय क्यों ना हो। चीर फाड़ के लिए लाए गए चूहों के बक्से की ओर इंगित करते हुए उसने कहा कि यही मेरी पुस्तकें हैं, और वह कुछ सरल और स्वयं सिद्ध सत्यों के आधार पर जो है कार्य करता था। उनका कहना था मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ, और उसका विश्वास था कि गति, उसका विश्वास था, ध्यान से सुनिएगा, क्या विश्वास था, गति और विस्तार द्वारा समूचे भौतिक दुनिया को समझा जा सकता है। उसने विवेक को सत्य का आधार मानकर और दुनिया को बिल्कुल यांत्रिक मानकर परंपराओं की मान्यताओं को चुनौती दिया है। दोस्तों, मैं फिर कहता हूँ कि ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये विश्व इतिहास पर आधारित है, और इसमें बहुत बड़ा योगदान विश्व इतिहास का सर्वेक्षण पुस्तक ने मुझे दिया है। बहुत बहुत बड़ा योगदान। और इनके जो राइटर हैं वो दीनानाथ वर्मा और शिव कुमार सिंह हैं। यदि संभव हो तो आप भी इस बुक को देखें। ऐसा नहीं कि मैं बुक का प्रचार कर रहा हूँ और
मैं बेचना चाहता हूँ, ऐसा कोई मेरा मेथड नहीं है। ये बुक अच्छा लगा मुझे तो एज यूजुअल मैंने आपसे शेयर किया। ये आपकी खुशी है, आप लें या न लें, लेकिन मुझे लगा कि अच्छा है। मतलब हो सकता है कि मैं गलत हूँ या हो सकता है कि मैं डबल सही हूँ, तो प्लीज़ एक बार देख लेना यार, बुक अच्छा बुक है। यदि आप विश्व इतिहास से संबंध रखते हैं, यदि आप IAS IPS या UPSC या बैंक SSC कुछ भी जिसमें कि हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, विश्वास करो। जॉन लॉक्स देकार्त से भी आगे बढ़ गए थे। अभी मैं जॉन लॉक के बारे में थोड़ा सा चलता हूँ। जॉन लॉक तो थोड़ी बहुत काम करते भी थे सॉरी। देकार्त ने तो कम से कम मस्तिष्क और आत्मा को गति और विस्तार के नियमों से परे माना। देकार्त ने मस्तिष्क और आत्मा वगैरह को थोड़ा सा ठीक है हो सकता है। लॉक ने तो मानव मस्तिष्क को भी यांत्रिक नियमों के आधार पे ही जो है मान के नियमों से परे नहीं माना। उन्होंने कहा कि भैया, उनका एक बुक था, बहुत अच्छा बुक था, अभी बुक का तो नाम याद नहीं आ रहा है, पर यदि आपको याद आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें, जरा मैं भी देखूं कौन सा बुक है। तो लॉक ने बताया कि मनुष्य का मस्तिष्क पैदा होने के समय एक सफेद कागज के समान होता है। भैया बिल्कुल सही है। और जिस पर कुछ भी अंकित नहीं होता। हाँ, ये भी सही है। बाद में ज्ञानेंद्रियों और विवेक के कारण मस्तिष्क पर कुछ छप जाता है। 100% सही है कि नहीं है दोस्तों? नहीं है तो कमेंट करो, है तो कमेंट करो। क्या सही बात कह रहा है ना ये? हाँ चलिए ठीक है। अब ऐसा है कि इन सारे जो महान इंसान थे, उन्होंने बता दिया कि भैया जीवन में ये आत्मा, भगवान, भूत, पिशाच, इससे भी परे मस्तिष्क शक्तियाँ होती है। तो जो पहले अंधविश्वास होता था, वो हर जगह आँख मूंद के जिसने कहा ये होगा तो ये होगा, लेकिन धीरे धीरे समय और दौर बदलने लगा और 17वीं 18वीं शताब्दी से इन बौद्धिक जो बुद्धिजीवी इंसान जो थे धरती लोक पे आए और हमें एक रास्ता दिखाए कि हर एक चीज का तीसरा विकल्प हो सकता है, ना कि आंख मूंद के जो है उसी पे विश्वास करो। दोस्तों, अनुभूतिक ज्ञान जो होता है, अब उसके बारे में थोड़ी सी यदि बात करें तो देखते हैं, या उससे पहले एक और राइटर के बारे में बात कर लें, जैसे आप ठीक समझे। चलो मैं इस सेशन में एक राइटर का ही, जो राइटर्स ये सिद्धांत को प्रतिपादित किया, मैं इस बार उसके बारे में चर्चा करता हूँ। हाँ, लेकिन अगले वीडियो में उनके बाकी के बारे में ज़रूर चर्चा करूँगा। यदि आपको अगला वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, नहीं तो फिर भी मैं तो बना ही दूँगा। मुझे तो जोड़ी है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप वैसे लोग हैं जो उंगली दबाने, लाइक करने से पहले भी 4 बार उंगली को सोचते हैं, लाइक करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। तो खैर छोड़िए। प्रभुत्ववाद का प्रमुख दर्शनों में सबसे प्रभावशाली बातेलियर था। बातेलियर के बारे में बताए थे। इसकी कौशलपूर्ण लेखनी ने लॉक के मौलिक एवं गंभीर विचारों को लोकप्रिय बना दिया। ये एक राइटर थे, बहुत ही विद्वान थे, और इनकी कलम में जादू सा था। जादू समझ रहे हैं ना, वो वाला नहीं कि आंकड़ा का बागड़ा कुछ भी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ऐसी लिखावट थी कि लोग संबोधित हो जाते थे। उसका बहुमुखी दिमाग और वाक्य कटुता, बोलने में पारंगतता, इसकी बुद्धि अत्यंत तेज और प्रखर थी। जन्म से संदेही और आलोचक इस व्यक्ति ने राज्य और चर्च को जो है, चर्च की सत्ता को चुनौती दे डाली। पहले की स्थिति इंडिया से बाहर यदि हम निकलते हैं तो चर्च की स्थिति थी, चर्च ही शासन करता था। चर्च को लगता था ऐसा करना चाहिए, ऐसा होता था, वैसा करना चाहिए, वैसा होता था। तो चर्च के अलग अलग नियम, अलग अलग कायदे, अलग अलग कानून हुआ करते थे, ठीक है ना। तो दोस्तों, तो शायद ही किसी व्यक्ति ने बौद्धिक रूप से अपने जमाने को उतना प्रभावित किया होगा जितना कि वोल्टेयर ने 18वीं से सदी में किया था।
उसने कविता, नाटक, इतिहास, लेख, पत्र और वैज्ञानिक विश्लेषण के रूप में 90 ग्रंथों की रचना की और इनके माध्यम से तत्कालीन बुराइयों का पर्दाफाश किया।